प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह शिक्षण शास्त्रीय प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए समर्पित है। आज हम मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर और विशेष रूप से उपन्यासकार के रूप में मुंशी प्रेमचंद की क्या स्थिति थी, इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मुंशी प्रेमचंद वैसे तो कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनके उपन्यास लेखन की कला भी बड़ी अद्भुत थी। उन्होंने उपन्यास लेखन के क्षेत्र में यथार्थ पर आधारित उपन्यासों का लेखन किया है, और वो भी उपन्यास ऐसे यथार्थवादी जो आदर्श पर आधारित हों। ऐसे मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। आपका वास्तविक नाम धनपत राय था, किंतु साहित्य लेखन में आप प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि प्रेमचंद नाम जमाना के संपादक दया नारायण निगम ने दिया था। शिक्षा काल में आपने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। 1919 ईस्वी में आपने बीए पास किया था। प्रारंभ में आप कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक के रूप में सेवारत रहे और बाद में शिक्षा विभाग में सब इंस्पेक्टर हो गए। कुछ दिन बाद वे गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उनके लेखन की शुरुआत उर्दू भाषा से हुई। उर्दू में वे नवाब राय नाम से लिखते थे। बाद में हिंदी में लेखन करने लगे। समय समय पर उन्होंने मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस पत्रिकाओं का संपादन भी किया। हंस को अंग्रेजी उत्पीड़न से बचाने के लिए उन्होंने मरते दम तक प्रयत्न किया। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यासों की रचना की। उनके प्रारंभिक उपन्यास प्रेमा, रूठी रानी, कृष्ण, वरदान, प्रतिज्ञा आदि, जिनका रचना काल 1901 से 1906 ईस्वी तक का है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखे गए उपन्यासों से बहुत भिन्न नहीं हैं, किंतु सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान में निरंतर आदर्श से आदर्श उन्मुख यथार्थवाद और यथार्थ की ओर विकसित होते गए हैं, और उनका गोदान यथार्थ को ही दृष्टि में रखकर लिखा गया है। इसी कारण वह दुखांत है। अपने अंतिम समय में वे मंगलसूत्र लिख रहे थे, जो पूरा नहीं हो सका। प्रेमचंद प्रधानतः निम्न मध्यम वर्ग के उपन्यासकार हैं, किंतु उनकी संवेदना व्यापक होकर उच्च वर्ग को भी अपने भीतर समेट लेती है। उनका जन्म कृषक परिवार में हुआ था। भारतीय किसान के जीवन और उसकी समस्याओं को उन्होंने बहुत ही निकट से देखा था। देखा ही नहीं था, परंतु भोगा भी था। इसी कारण कृषक वर्ग के प्रति उनकी विशेष सहानुभूति थी। उन्होंने प्रेमाश्रम 1921 ईस्वी में, कर्मभूमि 1932 ईस्वी में एवं गोदान 1936 ईस्वी में लिखा। गोदान में कृषक जीवन की विविध समस्याओं को अलग अलग ढंग से पेश किया गया है। प्रेमाश्रम और रंगभूमि में उन्होंने दिखलाया है
कि किसान को भूमि से कितनी आत्मीयता होती है। उपन्यासों और अनेक कहानियों में उन्होंने बतलाया है कि किसान को जमींदार, साहूकार, व्यापारी, सरकारी अधिकारी किस प्रकार लूटते हैं और उनका शोषण करते हैं। दिन रात परिश्रम करने के बाद भी गरीबी उसे किस प्रकार अमानवीय बना देती है और वह भूमिधर से किस प्रकार मजदूर बनने को विवश हो जाता है। वे रोमारोला के इस कथन को साहित्यकार का आदर्श मानते थे, जिसे अन्याय देखकर क्रोध नहीं आता, वह यही नहीं कि कलाकार नहीं है बल्कि वह मनुष्य भी नहीं है। प्रेमचंद का महत्व इस बात में है कि जासूसी, अय्यारी और तिलिस्मी उपन्यासों के बीच उन्होंने अपने उपन्यासों को यथार्थ के धरातल पर प्रतिष्ठित किया और चंद्रकांता संतति, भूतनाथ जैसे उपन्यासों के पाठकों को समाजोन्मुख कर उन्हें उनके अपने समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों, कुरीतियों से लड़ने और उन्हें बदल डालने को प्रेरित किया। सामाजिक बंधनों में तड़पती नारी को मुक्ति का मंत्र दिया। वर्ण व्यवस्था से संतृप्त दलित वर्ग की वेदना को वाणी दी। समाज को विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाहों के लिए प्रेरित किया। आज हम सबको इन विषयों पर लिखना आसान लग सकता है, किंतु जब प्रेमचंद ने लिखा तब वह बहुत कठिन काम था। प्रेमचंद के कई उपन्यासों के अंत में हृदय परिवर्तन होता है अथवा आश्रम की स्थापना होती है। उनकी दृष्टि में बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता और कहीं देवता भी इसमें छिपा रहता है। वे पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। अपने दुष्चरित्र पात्रों को भी भरपूर सहानुभूति देते हैं और उन्हें सुधार का पूरा अवसर भी देते हैं। यहाँ वे गांधी जी के बहुत निकट प्रतीत होते हैं। जब गरीब किसान और मजदूर का शोषण करने वाले तंत्र के सम्मुख वे तनकर खड़े होते हैं अथवा उसके प्रति असंतोष प्रकट करते हैं तो वे मार्क्स से प्रभावित प्रतीत होते हैं। वे पग पग पर व्याप्त सामाजिक व आर्थिक विषमता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि उनके लेखन में गांधी और मार्क्स दोनों घुल मिल गए हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर वे स्वामी दयानंद के भी निकट प्रतीत होते हैं। प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः उनकी भाषा उर्दू के संस्कार वाली सहज हिंदी है। उसमें मुहावरा है, लोच है, बोलचाल की जुबान में पाई जाने वाली सूझ है। भाषा के प्रति जैसा खुलापन प्रेमचंद में था, जैसी उनकी पकड़ थी, वैसी किसी और साहित्यकार में देखने को नहीं मिली। वह अपढ़ से अपढ़ के लिए भी गम्य थी और पढ़े लिखे के लिए भी व्यंजक, प्रवाहमयी। उनकी राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रतिमान प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद का विरोध भी कम नहीं हुआ। किसी ने उन्हें आधुनिक चेतना से कटा हुआ बताया तो किसी ने उन्हें सांप्रदायिक सिद्ध किया। किसी ने सामयिकता का पक्षधर और किसी ने मात्र जनवादी कहा तो किसी ने उन्हें दलित विरोधी और आज के लिए अप्रासंगिक। किंतु जितना अधिक उनका विरोध होता गया, प्रेमचंद की गरिमा और यश उतना ही बढ़ता गया। सीधी सी बात है कि जब तक हमारे समाज में भूख की समस्या है, जाति पात, धर्म और सांप्रदायिकता की भावना विद्यमान है, सामाजिक विषमता है, गरीबी है, दलित वर्ग और पिछड़े वर्गों के प्रति अन्याय है, नारी का उत्पीड़न है, विधवा विवाह में अड़चने हैं, रिश्वत है, भ्रष्टाचार है, तब तक प्रेमचंद अप्रासंगिक नहीं हो सकते। निश्चित रूप से प्रेमचंद हमारी जातीय अस्मिता के लेखक हैं। विश्व भारतीय आदर्श के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को जानता है,
तो यथार्थ के लिए मुंशी प्रेमचंद को उनके गोदान में महाकाव्यात्मक औदात्य के दर्शन होते हैं। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा गया और उनके युग को प्रेमचंद के युग से संबोधित किया गया है। अनेक उपन्यासकारों ने उनसे प्रेरणा ग्रहण कर अपने उपन्यासों की रचना की। अपने युग में ही नहीं, स्वातंत्र्योत्तर काल में भी अनेक उपन्यासकारों पर उनका प्रभाव नज़र आता है। आज उपन्यासकार के रूप में चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। कल हम इनके दूसरे पक्ष पर चर्चा प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे।